Hello students, welcome to recall session of INI CET November 2025. So cut the formalities. I just coming towards the questions. So total 10 questions have been asked from PSM and 3 from epidemiology, 2 from communicable disease and remaining questions were asked from 1 from each this topic. So question number 1, it was which of the following is not included in the Bradford Hill criteria for establishing causation. So we have discussed this TSS BCC. I told you temporality, specificity, strength of association, biological plausibility, consistency and coherence. Okay, so temporality and the biological plausibility ये तो डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट ये दो हमारा आंसर होगा बी एंड डी. तो 50-50 चॉइस हमारा क्या रहेगा यहाँ पर. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप. हियर एस वाज स्ट्रेंथ. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ. तो जितना डोज ज़्यादा होगा डोज ऑफ द पॉजिटिव एजेंट उतना ही इफेक्ट ज़्यादा होगा और वी कैन से रिस्पॉन्स विल बी लार्जर. सो स्ट्रेंथ जो है that is associated with the dose response relationship. Now sensitivity will be our answer. Okay, here specificity is included in the Bradford Hill criteria, so our answer will be D here. Okay, this is the criteria. Strength of association, dose response relationship, ये हमने पढ़ाया है क्विक रिवीजन सेक्शन में, आप देख सकते हैं. Okay, next is in a patient co-infected with TB and HIV when both ATT and ART are indicated, what is the recommended time gap between starting ATT and ART? So this is a repeated question. कई बार पहले भी पूछा जा चुका है और हमने इसको PYQ सेक्शन में सॉल्व भी किया है. इट इज टॉकिंग अबाउट IRS. IRS मतलब इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन सिंड्रोम और IRIS इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम. क्या होता है व्हेन वी स्टार्ट ATT और ART, बिकॉज द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट इम्प्रूव्स, उसकी वजह से कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं. तो यहाँ पर कभी भी दोनों को हम एक साथ स्टार्ट नहीं करते, ART एंड ATT को. आफ्टर स्टार्टिंग द ATT अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 वीक के बाद ही नेक्स्ट मेडिसिन स्टार्ट करना होता है. बट इन HIV केसेज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं हम. तो यहाँ पर ATT के एटलीस्ट 1 to 3 वीक. सो दिस इज द ऑप्शन. स्टार्ट बोथ ऑन द सेम डे इज रॉन्ग. स्टार्ट ART immediately after ATT is also wrong. Start ART about 2 weeks after initiating the ATT. This will be our answer here. Okay, so it is very simple question, repeated question. This is about IRS and IRIS. You can read it from here. Next is a previously vaccinated healthcare worker sustains a needle stick injury from a hepatitis B surface antigen positive patient. Okay, HBsAg positive patient है, उससे किसी हेल्थ केयर वर्कर को निडल स्टिक इंजरी हो गई. ओके, द SCW इज ए नॉन रिस्पॉन्डर. ये जो वर्ड है यहाँ पर हमारा आंसर छुपा हुआ है. नॉन रिस्पॉन्डर, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट. नॉन रिस्पॉन्डर का मतलब क्या होता है कि एक्टिव वैक्सीनेशन जब हमने किया यानी कि हमने जब हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन किया तो पर्सन के इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही, इम्यूनिटी के लिए बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, मतलब इम्यून सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द वैक्सीन, दैट इज कॉल्ड नॉन रिस्पॉन्डर. तो यहाँ ऐसे पर्सन में हम एक्टिव वैक्सीनेशन नहीं देते हैं और एक्टिव वैक्सीनेशन यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता ऐसे पेशेंट्स के अंदर. ओके, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा कि जहाँ जहाँ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन आता है वो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा. हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ये नहीं होगा. देन ओके, तो यहाँ पे नो फर्दर एक्शन ये तो हो नहीं सकता. अब हमारे पास C एंड D ऑप्शन बचता है. व्हाट इज C ऑप्शन? गिव 2 डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, 1 इमीडिएटली एंड 1 अनदर आफ्टर 4 वीक, एंड गिव 2 डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इमीडिएटली एट सेपरेट साइट्स. तो ये दो ऑप्शन है हमारे पास. तो यहाँ हम क्या करते हैं, एज सुन वी रिसीव ए पेशेंट विद द निडल स्टिक इंजरी वी विल गिव हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके, on the 0 day.
तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन दे दिया। अब यहाँ पर हम इसका हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हम कर देंगे 0 डे पे। हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 1 मंथ व्हेन पेशेंट इज कमिंग, हम इसका टाइटर HbS-Ag का टाइटर चेक करेंगे। अगर टाइटर यहाँ पे इसका कम है तो इसका मतलब पेशेंट इज नॉन रिस्पॉन्डर। तो यहाँ 1 मंथ के बाद हम HB इम्यूनोग्लोबुलिन का, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन का सेकेंड शॉट यहाँ पर हम इसको दे देते हैं इंस्टीड ऑफ दिस वैक्सीनेशन। तो होता ऐसा है कि 1 मंथ का हमारे पास में टाइम होता है, उस 1 मंथ के टाइम में हम वेट करते हैं फॉर द टाइटर। तो यहाँ पर हम अगेन इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे आफ्टर 1 मंथ। तो हमारा आंसर बनेगा गिव 2 डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, 1 इमीडिएटली एंड अनदर आफ्टर 4 वीक। ओके, दिस इज अनवैक्सीनेटेड पर्सन है, इनकम्प्लीटली वैक्सीनेटेड है तो HbIg दे देंगे, देन फिर पूरा कंप्लीट वैक्सीनेशन करेंगे। फुल्ली वैक्सीनेटेड है बट नॉन रिस्पॉन्डर है तो HbIg हमें देना है। देन उसके बाद में जब हम टाइटर रिपीट करेंगे और फिर सेकेंड डोज हम यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन का देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज एज पर द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज which of the following screening activities are not done at the sub center level, not done at the sub center level और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल। तो सब सेंटर लेवल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारे पास स्क्रीनिंग जो है वो बेसिक चीज़ों से होगी, या ऐसे यूजेज, ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे टेक्निक्स हम यूज करेंगे जो इजी हो करने के लिए। ओके, VIA विजुअल इंस्पेक्शन फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, ये हम कर सकते हैं, इसके लिए स्पेकुलम की नीड है ओनली। विजुअल इंस्पेक्शन फॉर ओरल कैंसर, ये भी हम कर सकते हैं। मेमोग्राफी फॉर स्क्रीनिंग एट प्राइमरी लेवल, तो मेमोग्राफी करने के लिए हमको मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, वी नीड द मशीनरीज। तो यहाँ पर हम मेमोग्राफी प्राइमरी लेवल पर हम नहीं कर सकते। वी कैन डू मेमोग्राफी इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट बट वी कैन डू एज द CSC लेवल, नॉट एट द सब सेंटर लेवल और PSC लेवल। PSC लेवल पर भी कहीं कहीं अवेलेबल है बट सब सेंटर लेवल पर नहीं है। ओके, एंड स्क्रीनिंग स्टार्ट्स बियॉन्ड 30 ईयर्स, तो ये तो कोई ठीक है, नॉर्मल बात है। तो आंसर विल बी हमारा C। ये जो डी ऑप्शन है, NCD में हर पेशेंट का जो भी 30 ईयर के वो पेशेंट है NCD स्क्रीनिंग के अंदर वो एलिजिबल होता है, तो वो भी सही है। C विल बी अवर आंसर। ओके, सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एट प्राइमरी लेवल इज डन फॉर CA ब्रेस्ट, नोट द मेमोग्राफी। मेमोग्राफी करेंगे फॉर स्क्रीनिंग बट एट द सेकेंडरी लेवल और CSC लेवल। Next is which of the following statements about the roles of the family beyond reproduction are incorrect? Not correct पूछा है इन्होंने, बहुत सिंपल है। Which of the following statements about the roles of family? Family का कौन सा रोल नहीं है? ओके, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस, यस फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इन्फ्लुएंसिंग कल्चर एंड द हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये भी सही है। रेगुलेटिंग सेक्स बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन ओनली, तो फैमिली का केवल ये काम नहीं है कि वो केवल सेक्सुअल बिहेवियर रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करे। और जब भी ओनली होता है ना, तो ओनली तो कभी भी हमारा आंसर नहीं होता है। ओनली हमेशा जनरली आपको 99.99% गलत ही मिलेगा, तो आवर आंसर विल बी D हियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स आर इनकरेक्ट? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक ऐसा इन्होंने SDG से कंपेरेबल कुछ गाइडलाइंस दी थी। दिस इज नीति आयोग ने 3 ईयर एक्शन एजेंडा दिया था। सो लाइक देवर सेइंग कि IMR को रिड्यूस करना है और MMR को रिड्यूस करना है। सो दीज आर द इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने दिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑप्शन। इट इज यूज्ड टू असेस एंड कंपेयर द हेल्थ परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट स्टेट, यस करेक्ट है। इट इज मीन्ड ओनली फॉर, देखो ओनली, जब भी ओनली आ गया ना वो हमारा कभी भी करेक्ट सेंटेंस नहीं होता। हमारे पास मेडिकल साइंस में ओनली वर्ड नहीं यूज आता, बहुत रेयरली कभी यूज आएगा। सो इट इज मीन ओनली फॉर इवेल्युएटिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो ऐसा तो नहीं है कि ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वजह से ही IMR MMR इंप्रूव हो जाएगा, तो ये हमारा गलत सेंटेंस है यहाँ पे। देन इट प्रमोट्स हेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग स्टेट्स, ये भी सही है। इट एड्स इन पॉलिसी प्लानिंग, ये भी सही है। चैप्टर ही हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का होता है तो नीति आयोग वाला, तो आंसर हमारा यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज A community consists of 500 individuals and over a period of 2 year, तो 2 ईयर का पीरियड है, 500 इंडिविजुअल्स हैं। ओके, 20 न्यू केसेज आ गए हमारे पास में 20। ओके, ऑफ सर्टेन डिजीज वर आइडेंटिफाइड, द टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम अमाउंट टू
950 पर्सन ईयर्स। देखो ये इन्होंने अलग से दिया है, अब इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ आपको। 2 ईयर की जब हमने कोई स्टडी प्लान की, 20 तो कैसे जाए, तो इंसिडेंस निकालने के लिए हमने इनसे इंसिडेंस पूछा, इंसिडेंस रेट। तो न्यू केसेस तो हम यहाँ ऊपर रखेंगे। अब ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉपुलेशन एट रिस्क। तो पॉपुलेशन एट रिस्क क्या है, 500 इंडिविजुअल्स फॉर 2 ईयर्स। तो डायरेक्टली यहाँ 1000 आना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे दिया 950 पर्सन ईयर्स। तो जो हम 500 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 निकाल रहे थे, दैट वाज 1000 पर्सन ईयर। ओके, इसकी जगह इन्होंने 950 दे दिया, बिकॉज क्या होता है कि स्टडी में कई बार ऑब्जर्वेशन में संडे हैं, हॉलीडे हैं, उनकी वजह से प्रॉपर हम पूरे पेशेंट्स को नहीं देख पाए, तो इन्होंने 950 दे दिया। तो यहाँ पर हम 1000 की जगह 950 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज में निकालना है तो 100, और अगर 1000 में निकालना है तो 1000। तो आप 20 इंटू 100 बाई 950 करेंगे तो 2000 बाई 950, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.1 पर 100। अब देख लो 2.1 पर 100, 2.1 दो जगह है, पर 100 यहाँ पर आंसर है हमारा। तो ये आंसर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, मई का जो एग्जाम हुआ था इसी साल का, तो वहां पे भी सिमिलर टाइप एक क्वेश्चन था, जहां पे इंसिडेंस रेट कैलकुलेट करके उन्होंने 2.2 निकाली थी। इस बार 2.1 आ गई, नेक्स्ट एग्जाम में 2 ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। ओके, नेक्स्ट है PM 2.5 पार्टिकल्स। PM मतलब पर्टिकुलेट मटेरियल, पर्टिकुलेट मैटर। Particles are considered particularly hazardous to human health because their small size allows them to penetrate deeply into which part of their respiratory tract. So हमने पढ़ा है न्यूमोकोनियोसिस के अंदर ये, और अपना जो लेक्चर भी था उसमें बताया था 0.3 to 5 माइक्रोन का जब साइज होगा माइक्रोमीटर, तो दैट इज डेंजरस फॉर द न्यूमोकोनियोसिस डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे जब 2.5 माइक्रोन है और इससे छोटा अगर पर्टिकुलेट मटेरियल है या पार्टिकल है, तो दैट विल रीच डायरेक्टली टू द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में जाकर के वो ब्लड गैस एक्सचेंज का पार्ट चला जाएगा एंड ब्लड में एंटर कर जाएगा, तो इट कैन रीच टू द एल्वियोलाई। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। PM10 भी आता है। PM10 क्या होता है, PM10 में मटेरियल जो है वो ब्रोंक्यूल्स तक रहते हैं एंड दैट कैन स्टिमुलेट द COPD और अस्थमा। ओके, सो दिस वाज वी हैव studied in our quick revision section. And PM 2.5 fine particular material, PM10 they are trapped in the airway. Okay, then next is a research study observed that individual who exercise regularly have a lower risk of the developing heart disease. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का, एंड एक्सरसाइज का इन्वर्सली रिलेशन है कार्डियक डिजीज से, हार्ट डिजीज से। ओके, तो जो एक्सरसाइज करेगा हार्ट डिजीज में प्रॉब्लम, उसको हार्ट डिजीज डेवलप नहीं होगा। ओके, गुड गुड। देन हाउएवर दोज हु वर्क आउट आल्सो टेंड टू मेंटेन अ हेल्दियर डाइट। ओके, तो जो हेल्दियर डाइट है, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन अ हेल्दियर डाइट। देखो जो जिम जाएगा तो जिम में जो ट्रेनर है उसको ये भी एडवाइस करेगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, प्रोटीन लेना है, ऑयली कम लेना है। तो एक्सरसाइज इज रिलेटेड विद द हेल्दियर डाइट। देन which itself lowers heart disease its risk। अब इससे हार्ट डिजीज की रिस्क भी रिड्यूस होती है, तो हेल्दी डाइट से हार्ट डिजीज की रिस्क रिड्यूस हो गई। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इफेक्ट जो है, इफेक्ट एंड द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर यहाँ पे एक्सरसाइज नॉट रिस्क फैक्टर, बट नॉट डूइंग एक्सरसाइज रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर एंड इफेक्ट का, आउटकम का रिलेशन है डाइट से, दैट रिस्क फैक्टर भी एसोसिएटेड है एंड इफेक्ट भी एसोसिएटेड है। तो जब ऐसा होता है कि व्हेन अ फैक्टर इज इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड विद द रिस्क फैक्टर एंड द आउटकम, इट इज कॉल्ड कंफाउंडर। ये हमने पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कंफाउंडर। इफेक्ट मॉडिफायर क्या होता है, मीडिएटर क्या होता है, देखो मीडिएटर और ये तो बात ही नहीं करेंगे हम। इफेक्ट मॉडिफायर में कंफ्यूजन था, कंफाउंडर इफेक्ट मॉडिफायर, काफी बच्चों ने कहा कि इफेक्ट मॉडिफायर है। हाँ, इफेक्ट मॉडिफायर हो सकता है, बट इफेक्ट मॉडिफायर कभी भी हमारे रिस्क फैक्टर के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं होता डायरेक्टली। जैसे कि हमने बताया भी था आपको क्लास में कि इफेक्ट मॉडिफायर जो है, दीज आर द इंटरेक्टर्स। सो ये क्या करते हैं, इट इज अ थर्ड वेरिएबल दैट मॉडिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को मॉडिफाई करेगा। ओके, सिगरेट के साथ में अल्कोहल ले रहे हैं हम, या एस्बेस्टोस जो है वो स्मोकर्स के लिए लंग कैंसर कर सकता है, तो दीज आर द इफेक्ट मॉडिफायर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज
इन अ रिसर्च स्टडी अ पी वैल्यू ऑफ 0.03 वाज फाउंड। एक रिसर्च स्टडी किया, उसमें पी वैल्यू आई 0.03। व्हाट डज दिस इंडिकेट, क्या बताती है? तो देखो ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ एक बात, कि वेन एवर पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 आवर स्टडी इज सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट क्या? सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू आउटकम। अगर हमने कोई नया ड्रग इन्वेंट किया और हमने किसी ओल्ड ड्रग ए और न्यू ड्रग बी के बीच में कंपैरिजन किया, तो कंपैरिजन करने के बाद में इफ पी वैल्यू इज 0.05 इट मींस कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो जब हम नल हाइपोथेसिस प्रिपेयर करते हैं तो नल हाइपोथेसिस हम रिवर्स बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस कहती है देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस इज सेइंग देयर इज नो डिफरेंस। व्हेन पी वैल्यू इज 0.05 तब हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस आ गया। ओके, सिंपल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो 0.05 में इट इज 5%, तो बोलेंगे कि 5% एंड 95% दो अलग अलग बात हो गई यहाँ पे। सो 95% मीन्स कि देर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। 5% का मतलब होता है नो रिलेशन, चांस ऑफ नॉट हैविंग रिलेशन इज 5% ओनली। तो यहाँ पर अगर हमने 0.03 दिया तो 5% की जगह 3% कर दो, इधर 97% कर दो आप। तो 97% चांसेस किस बात के हैं कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, अब समझ में आया। अब चलो ऑप्शन, देयर इज 3% प्रोबेबिलिटी दैट द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट अकर्ड ड्यू टू चांस। ओके, तो 3% प्रोबेबिलिटी है केवल कि जो ऑब्जर्व रिजल्ट है वो बाई चांस आया है। बाई चांस आने की, क्योंकि हम यही कहते हैं कि सच में रिलेशन है या बाई चांस रिलेशन है। सच में रिलेशन है, हाँ यस है, 97% इज सेइंग कि सच में रिलेशन है। 3% इज सेइंग नहीं नहीं ये तो बाई चांस आया है। सो ये बात सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। देन देयर इज 97% कॉन्फिडेंस दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। नो, हमने बोला 97% लोग ये कह रहे हैं कि नल 97% डाटा ये कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करनी, एक्सेप्ट नहीं करनी, रिजेक्ट करनी है। देन डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इज नॉट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। देखो 0.05 से छोटा होगा तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड बिकॉज द चांस प्रोबेबिलिटी इज बिलो 2%, तो ये भी गलत है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, हमने यहाँ पर रिजेक्ट तो किया लेकिन बिकॉज द चांस प्रोबेबिलिटी इज बिलो 2%, बिलो 2% नहीं बिलो 3% है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है। तो आंसर विल बी ए हियर ओनली। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द PSM recalls. This is we have studied in the quick revision section. Now अब इसको पढ़ने के बाद यू कैन से कि पेपर का जो लेवल है वो इजी है या टफ है। तो मुझे तो ये बहुत इजी लगा, आप लोगों को कैसा लगा यू कैन टेल मी इन कमेंट कि किस तरीके का लेवल है। बट INI-CET से आई वाज एक्सपेक्टिंग सम मोर टफ क्वेश्चन, सम मोर हार्ड क्वेश्चंस। ये तो मुझे बहुत ही लो डिफिकल्टी लेवल लग रहा है इन फॉर द INI-CET। नीट PG में आता तो ठीक है बट INI-CET के लिए टफ था। सो आई होप आपने अच्छा किया होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिले। यू गोट ऑल गुड रैंक। ओके।